नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ की, और आरपीएफ के में क्लास में हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? जीके एंड जीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और उन्हीं क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे जो पीछे के रेलवे में हो, या दिल्ली पुलिस हो, या आपके एसएससी हो, या आपकी आरपीएफ की जो भर्तियाँ हैं उनमें लगे हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चाएँ कर रहे थे, और उनके साथ किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी आगे आने वाली आरपीएफ की जो भर्तियाँ हैं, एसआई की भर्ती हो चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, उनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या हमारा आपसे पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। क्वेश्चन देखने में सरल है, आपको आराम से करना है। सबसे प्राचीन आपको क्या पूछा है? वेद पूछा है। तो वेद कितने हैं आपको ये सभी को पता होना चाहिए। तो वेद कितने हैं? कुल वेद आपसे पूछ लिया जाए, कुल वेद हैं 4। ठीक है दोस्तों। और वेदांग आपसे पूछा जाए तो वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6 वेदांगों को भी हम पढ़ने वाले हैं। कितने हैं वेदांग आपसे पूछ लिया जाए कि वेदांग कितने हैं, तो वेदांग हैं 6। और इसका वर्णन किस में मिलता है? मुंडको उपनिषद में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। वेदांगों का वर्णन आपसे पूछ लिया जाए कि किस में मिलता है, तो मुंडको उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? मुंडको उपनिषद में। मुंडको उपनिषद में क्या मिलता है? वेदांगों का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों। वेदांग हैं कितने आपसे पूछ लिया जाए तो 6 हैं। कुल वेद आपसे पूछ लिए जाए तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद, सोमवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद। हम बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का एक तो आपसे पूछा जाता है कि इसका पुरोहित कौन है, और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है यजुर्वेद। तो यह गद्य व पद्य साहित्य से संबंधित है। लिखो दोस्तों, यह गद्य व पद्य साहित्य से संबंधित है। साहित्य से संबंधित है, संबंधित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये वेद है यजुर्वेद, ये किससे संबंधित है, तो ये गद्य व पद्य साहित्य से संबंधित कौन सा वेद है, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो यजुर्वेद है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका पुरोहित कौन है। यजुर्वेद का आपसे पूछ लिया जाए कि पुरोहित कौन है, तो अधेवर्य। आपसे इस प्रकार का नाम आएगा कि इसका पुरोहित कौन है। पुरोहित कौन है आपसे पूछ लिया जाए। इसका उद्घास करने वाला कौन है, तो अध्वर्य। ये क्या है? इसका पुरोहित है। ठीक है दोस्तों। अधिवर्य या अधिवर्यु क्या है? इसके पुरोहित माने जाते हैं। ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सोमवेद। तो सोमवेद, यह वेद संगीत को समर्पित है। यह वेद संगीत को समर्पित है, संगीत से संबंधित है। इस प्रकार से लिख लो, संबंधित है। तो आपसे पूछ लिया जाए संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो सोमवेद किससे संबंधित है? आपसे पूछ लिया जाए संगीत से संबंधित है। देखो, सोम और से मिला देना है, आपको पता चल जाएगा कि सोमवेद किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। ठीक है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा था। सबसे प्राचीन वेद है कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसका संकलनकर्ता कौन है, तो होर्त इसके क्या है? संकलनकर्ता है। कौन है? होर्त क्या है? इसके संकलनकर्ता है। यह क्या है? भारत का सबसे प्राचीन वेद माना गया है। तो इसका प्राचीन वेद है। इसमें कितने संयुक्त, कितने वाक्य हैं, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 10 मंडल क्या है? 10 मंडल 1028 संयुक्त हैं, संयुक्त हैं। तथा इसमें श्लोकों की संख्या भी कई बार पूछ ली जाती है कि इसमें कितने श्लोक हैं, तो वो आपको कमेंट करके हमें बताने हैं कि इसमें कुल कितने श्लोक हैं। तो मैंने बता दिया है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। होत इसके क्या हैं? संकलन करता है। 10 मंडल 1028 संयुक्त हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो अथर्व जो वेद है वो सबसे नवीनतम वेद है। ये लिखो दोस्तों, सबसे नवीन वेद यहीं पे लिखो, यह सबसे नवीन वेद है। यह सबसे नवीन वेद है, नवीन वेद है।
अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है और इसका संकलन करता आपसे पूछ लिया जाए तो ब्राह्मण क्या है, इसके संकलन करता है। कौन है इसके संकलन करता? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, इनके संकलन करता है। तो ब्राह्मण किसके संकलन करता है? अथर्ववेद के। अथर्ववेद में किससे संबंधित है? तो जादू टोनों से संबंधित है, भूत प्रेतों से संबंधित कौन सा वेद है? तो लिखो दोस्तों, यह है जादू टोने, जादू टोने तथा भूत प्रीत को समर्पित है, तथा भूत प्रीत से संबंधित है, संबंधित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वेद जादू टोनों व भूत प्रीतों से संबंधित है, तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद जादू टोनों व भूत प्रीत से संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए कि सोमवेद का मैंने संकलन करता नहीं बताया, तो सोमवेद का संकलन करता है उद्गात। कौन है? उद्गात। यहीं पे लिख लो, उद्गात। ये सोमवेद का क्या है? संकलन करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने चर्चा की थी वेदांग कितने हैं, तो वेदांग मैंने बताए थे, वेदांग 6 बताए थे। कितने वेदांग बताए थे मैंने? 6। उनके नाम लिखने आपको, कौन कौन से वेदांग हैं? 6। पहला वेदांग है शिक्षा। ठीक है दोस्तों। दूसरे वेदांग की बात करते हैं, शिक्षा, कल्प। तीसरा वेदांग की बात करते हैं व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। ये क्या है? वेदांगों के नाम लिखा रहा हूँ मैंने आपको। 6 वेदांग बताए हैं, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। लिखो दोस्तों, चौथा वेदांग कौन सा है? निरुक्त। फिर आगे बात करते हैं, 5वां वेदांग होता है छंद। और इसके बाद में छठे वेदांग के बारे में बात करते हैं कि छठा वेदांग कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्या? ज्योतिष। ये क्या है? 6 वेदांग है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो आपको 3 तो वेदांगों के नाम दिए जाएंगे, चौथा नाम अलग दिया जाएगा, वो आपको आंसर करना है। तो आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांत आपको रट लेने हैं। और इसका वर्णन मुंडको उपनिषद में मिलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये करवाए हैं साथ ही। तो हमने क्या चर्चाएं की है? अभी हमने वेदों के बारे में और वेदांगों के बारे में चर्चाएं की है। कि वेदों के बारे में तो हमने ये चर्चा की है कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, कौन से वेद किससे संबंध रखता है, उसके बारे में चर्चा की है। और उसका संकलन करता कौन है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यदि आपको कहीं पे यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर दिया करो दोस्तों, ताकि हम उसमें और ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वैसे तो आपको समझ में आ रहा है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपको कहने की बार आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमने बात की है कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो कुल वेदों की संख्या है 4। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हमने बात की कुल वेदांगों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो 6 है। और इसका वर्णन किस में मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि यजुर्वेद। वैसे तो भारत का सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, जिसका संकलन करता कौन है? होर्त उसके संकलन करता है। इसमें 10 मंडल 1028 संयुक्त हैं। और आपसे श्लोकों की संख्या मैंने आपसे कमेंट में पूछी है, तो वो आपको कमेंट करके हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंध रखता है? तो गद्य व पद्य साहित्य से संबंध किसका है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गद्य व पद्य साहित्य का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। और आपसे पूछ लिया जाए इसका पुरोहित व संकलन करता कौन है? तो अध्वर्यु क्या है? इसके संकलन करता है। आपसे पूछ लिया जाए सोमवेद। सोमवेद किससे संबंधित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संगीत को समर्पित वेद कौन सा है? तो सोमवेद संगीत को समर्पित वेद है। और इसका संकलन करता आपसे पूछ लिया जाए तो इसका संकलन करता है उद्गात। उद्गात क्या है? सोमवेद के संकलन करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं अथर्ववेद। ये सबसे प्राचीन वेद हो गया। तो अथर्ववेद क्या है? सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद कौन सा वेद है? सबसे नवीनतम वेद है। और ये जादू टोनों व भूत प्रीतों को समर्पित वेद माना जाता है। इसमें क्या किस प्रकार किया जाता है? इसमें जादू टोने का काम किया जाता है, भूत प्रीत आत्माओं के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके संकलन करता कौन है?
ये इस प्रकार की समाज में कुरीतियाँ फैलाने का काम किसने किया? तो इसके संकलनकर्ता कौन हो गए? ब्राह्मण क्या हैं? इसके संकलनकर्ता हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए अथर्ववेद के संकलनकर्ता कौन है? तो ब्राह्मण अथर्ववेद के संकलनकर्ता हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसके बाद में हमने पढ़ा वेदांग। वेदांगों की संख्या मैंने बताई आपको 6, और इसके स्टार लगा लेना। ये 6 वेदांग आपको याद रहने आवश्यक है, क्योंकि इनमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग है, या इसमें से इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। दो ही तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग है या निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। इसके अलावा आपसे कोई तीसरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चर्चा करते हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है मुंडिको उपनिषद में। क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से वेदांग है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है? 6 वेदांग है। एक बार फिर से देख लेना। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष, ये क्या है? 6 वेदांग है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने आराम से आपको पहले तो लिखवाया है, फिर आपको समझाया भी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आप अपने रजिस्टर में इसे नोट किया करो। साथ साथ जैसे क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है, तो आप एक क्वेश्चनों की सीरीज़ का आप एक रजिस्टर डाल लेना, और आप देख लेना जब आपका पेपर लग जाएगा ना, तब आप आके मिलाना। आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन हमारी कक्षा में से पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं। आपको अनुभव होगा कि सर ने पढ़ाया है जो सही पढ़ाया है। तो हम प्रचार तो ज़्यादा करते नहीं हैं, आराम से आप पढ़ो, एकदम फैकल्टी अच्छे क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन और आगामी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चनों की जो संभावना लगती है, वही क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पे लेकर आता हूँ, और वह अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आगे के क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे का हमारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ। देखो इस पे नोट करना है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपको कमेंट करके तो हमें यह बताना है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इसमें से कई पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और गरीबी हटाओ के बारे में भी ये बताने वाला हूँ कि गरीबी किस प्रकार से मापी जाती है, किस प्रकार की गरीबी होती है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत कौन से देश शामिल हैं और निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत कौन से देश शामिल हैं, उनके बारे में भी हम चर्चाएँ करेंगे। तो बात करते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस मॉडल पे आधारित है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल किसने तैयार किया था? हेरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। कौन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना? हेरल्ड डोमर मॉडल, हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस पे किस पे जोर दिया गया था? इसको कृषि पे जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे किस पे जोर दिया गया था? आपसे पूछा जाए तो कृषि पे जोर दिया गया था। हेरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित कौन सी योजना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसने, इसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो महाल नोबिस ने क्या किया था? इसका मॉडल तैयार किया था। महाल नोबिस ने क्या किया था? इसका मॉडल तैयार किया गया था। तो इन दोनों का मॉडल कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये अब की बार दिल्ली पुलिस में 4 या 5 बार ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था? उद्योगों पे सर्वाधिक जोर दिया गया था, उद्योगों पर। और मैंने आपको पहले वो उद्योग भी करवाए हैं, जैसे राउरकेला उद्योग ओडिशा में है, दुर्गापुरा उद्योग संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, भिलाई इस्पात संयंत्र, वो उसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है, उसकी भी शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो उद्योगों पे सर्वाधिक जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आपसे पूछ लिया जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपसे पूछ लिया जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत
किस पर जोर दिया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पे कृषि पे जोर दिया गया था। इसके बाद में इस पे क्या हो गए थे, देश में युद्ध हुए थे कई प्रकार के, तो भारत चीन का युद्ध हुआ था, इस कारण इस पे फिर युद्धों पर भी ध्यान दिया गया था। तो इस पे प्रमुख रूप से किस पे जोर दिया गया था? कृषि पे जोर दिया गया था। बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किसका नारा दिया गया था? तो इसमें पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री आपसे पूछ ली जाए तो कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी रहती है उस समय प्रधानमंत्री, और उन्होंने ये नारा दिया था कि गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि गरीबी का आकलन कितने रूप से किया जाता है? जैसे आपसे पूछा जाए कि गरीबी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी गरीबी? एक तो सापेक्ष और एक निरपेक्ष गरीबी। एक तो कौन सी? सापेक्ष, और दूसरी गरीबी कौन सी होती है? निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या होता है? सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत कौन से देश शामिल किए जाते हैं आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें विकसित देश शामिल होते हैं। सापेक्ष गरीबी में कौन से? विकसित देश, जैसे अमेरिका जैसे देश, विकसित देश। इसमें किस प्रकार के देश शामिल होते हैं? इसमें विकसित देश शामिल होते हैं। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि निरपेक्ष गरीबी में कौन से देश शामिल होते हैं? तो विकासशील देश। विकासशील देश किस गरीबी में शामिल होते हैं? निरपेक्ष गरीबी में शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, भारत क्या है? एक विकासशील देश है। जबकि इसमें आपको उदाहरण के लिए बताऊं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका कैसा देश है? विकसित देश है। तो किस गरीबी में शामिल हो गए? सापेक्ष गरीबी में। जबकि निरपेक्ष गरीबी में कौन सा देश शामिल होता है? जैसे हमारा भारत क्या है? एक विकासशील देश है, तो ये कौन सी गरीबी में आएगा? निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ज्ञात करने की विधि, सापेक्ष गरीबी की किस विधियों से ज्ञात की जाती है? तो इसकी भी 2 विधि है। कौन सी विधि है? एक तो लॉरेंस विधि और एक गिन्नी गुणांक विधि। तो दोस्तों इनकी आपसे पूछ ली जाए कि सापेक्ष गरीबी किस में मापी जाती है या सापेक्ष निर्धनता किस में मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है? एक तो लॉरेंज विधि है। लिखो दोस्तों, लॉरेंज वक्र के माध्यम से। लॉरेंज वक्र, और इसकी विधि की शुरुआत कब होती है? 1905 से इस विधि की शुरुआत होती है। लॉरेंज वक्र विधि बोला जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 100 तक होती है। 0 से 100 तक। इसका आंकलन किसके मध्य होता है? 0 से 100 के मध्य होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी कौन सी विधि है? गिन्नी गुणांक विधि। कौन सी? गिन्नी गुणांक विधि। इससे भी कई बार क्या किया जाता है? सापेक्ष निर्धनता मापी जाती है। इसका आकलन किसके मध्य होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से 1 के मध्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी भी शुरुआत कब होती है? 1905 में भी इसकी भी शुरुआत होती है, 1905 में। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 विधि तो किसको मापने का काम करती है? सापेक्ष निर्धनता को मापने का काम करती है। एक तो लॉरेंज वक्र विधि 1905 में आई थी, जिसका आकलन किसके मध्य होता है? 0 से 100 के मध्य होता है। इसमें एक रेखा खींची होती है, इस प्रकार से होता है इसका कॉलम। इसमें एक रेखा होती है, जैसे जैसे रेखा से हम दूर जाएंगे तो क्या होगी? गरीबी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे इस रेखा के पास में आएंगे, जैसे इस प्रकार से ऊपर गए तो क्या होगी? गरीबी कम होती जाएगी। जैसे जैसे इस रेखा से नीचे आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो क्या होती है? गरीबी बढ़ती जाती है। ये होती है लॉरेंज वक्र विधि। और एक होती है गिन्नी गुणांक विधि। ये किसके मध्य होती है? 0 से 1 के मध्य होती है। बात करते हैं विकासशील देशों में। विकासशील देशों में अपनी अपनी क्या होती है? एक गणना करने की विधि अपनाई गई है। जैसे बात करते हैं प्रोफेसर अमर्त्य आर्य फॉर्मूला के नाम से भी एक विधि है, जो कि इसमें काम में ली जाती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। निरपेक्ष निर्धनता मापने के लिए काम में ली जाती है विकासशील देशों में। तो लिखो दोस्तों, एक विधि लिखना चाहो तो लिख लो दोस्तों। इसमें कौन सी विधि दोस्तों? इसमें लिखनी है अमर्त्य सेन फॉर्मूला। कौन सा? अमर्त्य सेन फॉर्मूला। अमर्त्य सेन फॉर्मूला।
ये विधि किस में काम में ली जाती है? निरपेक्ष निर्धनता मापने के लिए विकासशील देशों में काम में ली जाती है। एक और लिखना चाहो तो हेड काउंट विधि। हेड काउंट विधि कौन सी? हेड काउंट विधि। ये दो विधि इसमें भी पूछी जाती हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये विधि जो विकसित देशों की विधि है ये नहीं पूछी जाती हैं, जबकि यह सापेक्ष जो गरीबी है या निर्धनता है इसकी विधि कई बार पूछी जाती है। लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक विधि, ये आपको इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ोगे तब आपके सामने आएगा। कब इसकी शुरुआत होती है? तो 1905 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा उसके बारे में हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। हमने शुरुआत की थी पंचवर्षीय योजनाओं से कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, ये तो मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया था। इसके बाद में आपसे पूछा था कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये आपसे मैंने क्वेश्चन में पूछा था। तो आपको आंसर देना था गरीबी हटाओ को जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यह नारा देने का काम किया था। बात करते हैं, इसमें ऑप्शन था हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कई बार बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कौन से मॉडल पे आधारित है। तो हेरेड डोमर मॉडल पे कौन सी योजना आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। और इस पे खास करके किस पे जोर दिया गया था? तो कृषि पे इस पे जोर दिया गया था। किस पे जोर दिया गया था? कृषि पे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? तो महालनोबिस मॉडल के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। महालनोबिस मॉडल के नाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें खास करके किस पे जोर दिया गया था? उद्योगों पे सर्वाधिक जोर दिया गया था। इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उस पर किस पे जोर दिया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की कि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। अब हमने बात की थी कि गरीबी या निर्धनता को मापने के लिए कौन सी दो विधियां हैं। तो निर्धनता मापने के लिए कौन सी दो विधि हैं? सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि। सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता में कौन से देश शामिल होते हैं? जो विकसित जो देश होते हैं वो सापेक्ष निर्धनता में शामिल होते हैं। सापेक्ष निर्धनता वाले देश कौन से हैं? जैसे USA हो गया, आपको उदाहरण के लिए मैंने बताया। अब आगे बात करते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया। निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता में कौन से देश शामिल होते हैं? निरपेक्ष निर्धनता में विकासशील देश शामिल होते हैं। और विकासशील देश की श्रेणी में भारत किस देशों की श्रेणी में आता है? विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो भारत यहीं पे कौन सी निर्धनता में आएगा? निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं सापेक्ष निर्धनता को मापने के लिए दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है? एक तो लॉरेंज वक्र विधि 1905 में ये आई थी। लॉरेंज वक्र विधि का मान किसके मध्य होगा? आप सभी को से पूछ लिया जाए तो 0 से 100 के मध्य किसका मान होगा? लॉरेंज वक्र विधि का मान 0 से 100 के मध्य होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए गिन्नी गुणांक विधि, गिन्नी गुणांक विधि भी सापेक्ष निर्धनता मापने के लिए काम में ली जाती है। ये भी 1905 में ही आती है। इसका मान आपसे पूछ लिया जाए किनके मध्य होगा? तो इनका मान भी 0 से 1 के मध्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि निरपेक्ष निर्धनता विकसित देशों में पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया है। और अमर्त्य सेन फॉर्मूला के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं हेड काउंट विधि। हेड काउंट विधि भी किसके अंतर्गत आती है? तो निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आती है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक बार तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखें। और उससे पहले बता दूँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों, जो आप ये देख रहे हो इन कक्षाओं की प्लेलिस्ट इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर आराम से देख सकते हो, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपको यदि कक्षा में कुछ समझ में नहीं आया है या कोई टॉपिक आपको पहले पढ़ाना है तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, तभी तो हमें पता चलेगा। तो आप कमेंट जरूर किया करो और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि वो भी इन कक्षाओं को देखकर उनका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँचाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, अच्छे इससे बेहतर और क्वेश्चनों के साथ अगली कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।